Hello everyone, you are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. अब तक जितने भी क्लासेस आपकी हुई हैं उन सभी क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाए और डिफरेंट क्वेश्चंस के कॉमन आंसर जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाए। इस क्लास को अटेंड करने का ये फायदा होगा, एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लगेंगे, सेकेंड थिंग दैट हाउ टू राइट इन योर पेपर, कैसे आपको अपना आंसर फ्रेम आउट करना है। आज का जो टॉपिक है वाटर एज ए रिसोर्स, सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द ज्योग्राफी। इसके अंदर हमने 4 टॉपिक्स को कवर करना है। एक तो हमने ये देखना जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अर्थ के ऊपर है वो कितने परसेंटेजेस में है। सेकेंड आप लोग स्टडी करोगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेस फॉर द वाटर स्कार्सिटी। नेक्स्ट वन मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम, और सबसे लास्ट के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो कंपोजिशन ऑफ द वाटर है वो कैसे है। सबसे पहले यू कैन मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर आंसर्स। तो अगर आप आंसर्स में अपने फ्लो चार्ट के अंदर इसको यूज करोगे तो इट विल अट्रैक्ट टू द योर चेकर। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो अर्थ है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लैंड और दूसरा कौन सा है, वाटर। लैंड जो है बेसिकली वो कितने परसेंट पे है, 29% पे। वाटर कितना है, 71% है। यहां से आपको 2 चीजें पता लगेंगी। पहली बात अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और सेकेंड वन कितना ऐसा पानी है जो हमारे यूज में आ सकता है। अब जो वाटर है इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आप ये देखोगे कि हमारे पास जो 71% वाटर है इसमें से लगभग 97 जो परसेंट वाटर है, आपके एनसीईआरटी के अंदर 96.5% लिखा है, ये वाटर सलाइन है। सलाइन का मतलब है अवेलेबिलिटी इन द ओशियन सी, जिसको आप पानी को यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पानी आपके पास बचा है 2.5% या आप 3% लिखोगे, दिस वाटर इज अ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब है जो सलाइन वाटर नहीं है। पर ये 2.5% वाटर को भी आगे हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें से भी 70% जो वाटर है वो क्या भी फ्रोजन है। फ्रोजन का मतलब इट इज अ फ्रीज इन द आपके ग्लेशियर्स के अंदर, आपके जो माउंटेन्स है जैसे इंडिया के अंदर हिमालय माउंटेन रेंजेस है वहां पे फ्रोजन है। नेक्स्ट जो 30% वाटर बचा हुआ है वो आपका यूज का वाटर है, जिसके अंदर वाटर आता है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर क्या होता है, रिसाइकल होता है, और रिसाइकल होके ये रेन में कन्वर्ट होगा। रेन में कन्वर्ट होने के बाद डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि कुछ पाउंड्स हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, वहां पे पानी जाएगा, फिर ये अंडरग्राउंड जाता है। अंडरग्राउंड होने के बाद फिर ये दोबारा से रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द नोन एज द हाइड्रो रिसाइकल। और इससे क्वेश्चन और भी हो गया कि रिसाइकल है तो डेफिनेटली ये वाटर क्या है, रिन्यूएबल है। आंसर में आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। जब आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे इंप्रेस होगा, आपको मार्क्स देगा। डाटा लिखे, इफ यू नो करेक्टली, इफ यू डोंट नो करेक्टली तो अवॉइड इट। आगे देखते हैं। पहला इसके अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर स्कार्सिटी और व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपके पास आपके नीड्स के अनुसार नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, और फिर हमने इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, रीजंस करने हैं। और ये तो बहुत क्लियर हो चुका है कि 2025 तक दुनिया के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जहां पे वाटर इज नॉट अवेलेबल। और कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फिलोसफर ये मानते हैं कि दुनिया के अंदर 3rd वर्ल्ड वॉर किसके लिए होने वाला है, वाटर के लिए होने वाला है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो किसका आएगा, कोजेस का, कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी में 2 पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हो। पहली बात अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है बट नॉट एबल टू यूज ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर। सेकंड वन यू डोंट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। सबसे पहला इसका जो रीजन इसमें फाइंड आउट होता है वो आएगा आपका ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। दुनिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से डेफिनेटली क्या बढ़ेगा, कंजप्शन ऑफ वाटर बढ़ेगा। जब कंजप्शन ऑफ वाटर हो रहा है तो इसका मतलब वाटर की एक्सेस हो रही है, और एक्सेस यूज ऑफ द वाटर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा। अब लार्ज पॉपुलेशन कैसे करती है, आपके लिए जो फूड प्रोड्यूस होता है वो किससे होगा, वाटर से होगा। आपके जो डोमेस्टिक यूज है वो भी क्या है, वाटर से है। और अदर यूज आपके जो डिफरेंट नीड्स हैं वो भी क्या है बेटे, वाटर से है। तो पहला क्या हो गया, ग्रोइंग पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर लिखोगे कमर्शियल एग्रीकल्चर।
कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ मार्केट के लिए। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दे आर डूइंग द कमर्शियल एग्रीकल्चर। वैसे तो पूरे भारत में होते हैं पर मेनली फोकस यहाँ पे है। कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर क्या करते हैं, दे यूज द HYV सीड्स। अब HYV सीड्स जब आप यूज करते हो तो ये क्या करते हैं, जनरेट द हीट इन द सोइल। फार्मर उस हीट को जनरेट कर हीट को टॉलरेट करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, इसके अंदर इरिगेशन। दूसरा, फार्मर को यह लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन करूंगा तो इससे मेरे को फायदा क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या इंक्रीज हो जाएगा, आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। ये जो ओवर इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इससे भी हमें दो तरह का नुकसान है। एक तो ज्यादातर जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है यहाँ पे मैनुअल इरिगेशन किया जाता है, जहां पे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर है, अंडरग्राउंड वाटर पे है। एक तो हमारा डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर आप पॉइंट लिखोगे, इससे क्या होगा, आपका लैंड डिग्रेडेशन होगा। लैंड डिग्रेडेशन क्यों होगा, पानी के कांटेक्ट में रहने से जो सॉइल होती है उसके अंदर सोल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, सॉइल में सैलिनिटी आ जाएगी, इससे उसकी फर्टिलिटी के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट आप इसके अंदर लिखोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको किसके साथ जोड़ दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। और भारत के अंदर सेकंड 5 ईयर प्लान आल्सो फोकस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका मतलब है इंडस्ट्रीज बेस्ड प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, यूज ऑफ वाटर। आप बोलोगे सर यूज ऑफ वाटर किस पर्पज से कर रही हैं, 3 पर्पजेस आप इसके अंदर एक फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो। एक तो जितना भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करने के लिए दे नीड टू द वाटर। सेकेंड वन, मशीन प्रोडक्शन करने से हीटअप हो जाते हैं, इसको कूलिंग करने के लिए। और तीसरा, दे यूज द वाटर फॉर द क्लीननेस। किसके लिए भाई, अपनी इंडस्ट्रीज को क्लीन करने के लिए उसको वाटर को यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे, पॉल्यूशन इन वाटर, क्या पॉल्यूटेड वाटर। अब जो वाटर फ्रेश है और किसी की वजह से वो क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, तो पॉल्यूशन होने से क्या होगा, जो वाटर आपका यूजेबल था वो क्या हो गया, आउट ऑफ यूज हो गया। इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर्स है वो 3 तरह से आप लिख सकते हो। पहला, आपकी इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज का गार्बेज होता है उसको मिक्सअप कर दिया जाता है किसके साथ, फ्रेश वाटर के साथ, या अपनी क्लीननेस करने के बाद जो पोल्यूटेड वाटर है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर। दूसरा, हमारा डोमेस्टिक यूज, जो डोमेस्टिक यूज का गार्बेज है वो किस में जाता है, आपका फ्रेश वाटर में या रिवर में, किसी पॉन्ड में कहीं पे जाएगा, फ्रेश वाटर को डिस्टर्ब करेगा। तीसरा, आपके ड्रेनेज सिस्टम भी किस में जाके रिलीज हो जाते हैं बेटे, आपके फ्रेश वाटर में। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटेरियलिस्टिक लाइफ। मेटेरियलिस्टिक लाइफ का मतलब है कि जहां पे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, किसके लिए बेटे, डेली रूटीन लाइफ के लिए। इन डेली रूटीन के प्रोडक्ट से भी आपका क्या हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी आ रहा है। कैसे आ रहा है, जैसे आपके घर के अंदर आरओ हम लगाते हैं, आरओ हम लगा रहे हैं, पर उस जो आरओ वेस्टेज ऑफ वाटर कर रहा है उसको हम प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, उसको ड्रेनेज में जाने दे रहे हैं। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसको साफ करने के लिए पानी को यूज कर रहे हैं। तीसरा, आपके घर की जो क्लीननेस है, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस वाटर को रिसाइकल नहीं करते हैं। तो देयर आर द मेन 5 फैक्टर्स फॉर द वाटर स्कार्सिटी। तो आप ये क्वेश्चन आएगा तो यू विल फ्रेम आउट लाइक दैट इफ द क्वेश्चन अबाउट 5 मार्क्स। अगर 3 नंबर में आता है 3 पॉइंट और 2 पॉइंट आप अदर पॉइंट बना के लिख सकते हो। अब देखिए, भारत की इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा गोल था कि भारत के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किससे होगा, जब मीन्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। भारत के अंदर मीन्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर फोकस किया गया, इनिशियली एग्रीकल्चर और सेकेंड वन इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए वी शुड हैव द मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम, और इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए भी हम किसको यूज करेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम को। तो पहला टॉपिक ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम। तो आप लिखोगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम का मतलब क्या होता है कि जब कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट द वन प्लेस, पानी को कंजर्व कर लिया गया, और आपने इस पानी को कंजर्व करने के बाद डिफरेंट यूज के लिए आप इसको ला रहे हो प्रयोग में। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम है, इसको जेएल नेहरू जी ने बोला, दे आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको क्या बोला गया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया।
टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर। मंदिर में आप क्यों जाते हो? अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो नेहरू जी ने कोट किया कि भारत की जो समस्या है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेके, उसको सोल्व कौन करेगा? आपके डैम करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे सामने जो मेन चैलेंज है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किससे होगी? आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। और जब डैम हमारे पास होगा तो डैम से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस वाटर फॉर द इरिगेशन। और इरिगेशन कैन बी किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि अर्लियर एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड्स ऑन द मॉनसून, और फेलियर ऑफ मॉनसून का मतलब है फेलियर ऑफ क्रॉप्स। दूसरा यहाँ पे क्या होगा? इरिगेशन, एग्रीकल्चर, यहाँ पे इट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? डोमेस्टिक यूज के लिए, और दूसरा बेटे आपकी इंडस्ट्रीज के लिए। तो हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा कौन करेगा? डैम करेगा। भारत के अंदर बहुत सारे डैम्स रिवर्स के ऊपर लगे हुए हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ के फायदे नुकसान वही हमें देखना है। क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट कि डैम हैव द कंट्रोवर्शियल रोल। कंट्रोवर्शियल का मतलब है कि कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं। जिनको फायदा मिल रहा है डेफिनेटली वो इसको क्या बताएंगे? अच्छा बताएंगे। जिनको फायदा नहीं मिल रहा है वो इसको क्या बताएंगे? कहेंगे अच्छा नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉजिटिव क्या है मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम के। मल्टीपल इसलिए वर्ड यूज किया गया है जो डैम का यूज है एक से ज्यादा बार। अब दूसरा क्या लिखोगे यहाँ पे? नेगेटिव क्या है? पहले हम ये देखते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव के अंदर सबसे पहला आसान, इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच इज द नीड ऑफ द कंट्री। आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो थ्रू रन द टर्बाइन। सेकेंड वन, व्हेन वी कंजर्व द वाटर, दिस वाटर कैन बी यूज फॉर द इरिगेशन। आप इसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। आप इसे कैनाल बना सकते हो और कैनाल बना के आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हो। थर्ड पॉइंट इसके अंदर, यू कैन यूज दिस एरिया फॉर द फिशिंग। फिशिंग के लिए यूज हो सकता है। किसके लिए यूज हो सकता है? टूरिज्म के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट वन, यू कैन प्लांटिंग द ट्री। आप इसके चारों तरफ क्या कर सकते हो? प्लांटिंग द ट्री कर सकते हो। इसके अलावा फोर्थ वन, इट सेव द एरिया फ्रॉम फ्लड। क्योंकि पानी एक टाइम में बहुत ज्यादा रिवर में होता है ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम, तो एक्सेस ऑफ द वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, फिर हम इसको रिलीज कर सकते हैं विद द प्रॉपर मैनेजमेंट से। पर पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा नेगेटिव, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नुकसान क्या है डैम से, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जहां पे आप डैम बना रहे हो तो उस ज्योग्राफिकल एरिया से जो लोकल हैबिटेंट्स हैं उनको वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। डैम ये तो है नहीं 1 किलोमीटर में बन गया, ये बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में इसको कवर किया जाता है। सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखोगे कि जहां पे डैम बन रहा है तो डेफिनेटली उस एरिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वहां पे इसको क्लीन अप किया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब क्या होगा? इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तीसरा पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखोगे कि सम टाइम, नॉट ऑलवेज, सम टाइम इट बिकम ए कॉज फॉर फ्लड। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पे क्या है? फ्लड आया है कि आपका एक्सेस ऑफ वाटर हो गया और ये टूट गया। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि इससे इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर बेटे? ऑन एक्वेटिक लाइफ पे। जो ऐसी बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं, कंजर्व एट द प्लेस ऑन वाटर के ऊपर नहीं रहती हैं। आपकी जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स है उसके ऊपर भी ये क्या डालता है? इंपैक्ट डालता है। उसका बड़ा एक रीजन ये है कि जो रिवर्स है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट साथ में लेके आती हैं, और रिवर के पानी को आप कंजर्व कर रहे हो, सारा सेडिमेंट्स कहां पे कर देंगे? प्लेस कर देंगे कहां पे? ऑन द फ्लोर ऑफ डैम। जैसे कि सपोज कीजिए ये रिवर आ रही है, आपने यहाँ पे डैम बनाया है, तो इसके साथ जो सेडिमेंट्स है वो सारा यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। जो आपके सोइल है उसको क्या नहीं मिलेगा? सेडिमेंट्स नहीं मिलेगा, जिससे सोइल रिन्यूएबल नहीं होगी। अब इसके अपोज की वजह से भारत के अंदर दो फेमस प्रोटेस्ट रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? बेसिकली इट वाज अगेंस्ट ऑफ द सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से निकल के कहां पे एंट्री करती है? गुजरात के अंदर। और गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा, वहां पे एक डैम लगाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। इस डैम के लगने से लगभग 240 विलेजेस और लैक ऑफ द पीपल्स हैव तो डिस्प्लेस, इनको यहां से छोड़ के जाना पड़ा, और गवर्नमेंट नॉट ए प्रोवाइडिंग एनी टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट। कहां पे ये लोग रहेंगे?
इसी के खिलाफ ये आंदोलन चला और इसको चलाने वाले जो लेडी थी उसका नाम है मेधा पाटेकर, और एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेस्ट रहा है। और फाइनली 21st सेंचुरी के अंदर ये डैम बना था। इट वाज ए टेकन द इनिशिएटिव इन 1961, और अभी रिसेंटली 2016 के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड दिस डैम। ऐसे ही एक बड़ा प्रोटेस्ट रहा है जिसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम भारत का कहाँ है भाई? उत्तराखंड के अंदर, और सबसे ऊंचा डैम है। इसके डैम की हाइट को लेके बहुत ज्यादा जो लोकल पीपल थे दे वर कंसर्न, क्योंकि जितनी ज्यादा डैम की हाइट होगी उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि वहां के आसपास के एरिया के अंदर वाइब्रेशन होकर मे बी सम टाइम इट कैन बी द कॉज एज ए अर्थक्वेक। इसलिए इसका प्रोटेस्ट हुआ, इसकी हाइट को लेके बहुत ज्यादा रहा है। तो अभी हमने इस क्लास के अंदर बेसिकली 3 ही टॉपिक किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 टॉपिक के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास का मेन कंटेंट क्या है? आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। सेकेंड वन, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर स्कार्सिटी, और व्हाट आर द मेन कॉज फैक्टर्स क्या हैं। और सबसे लास्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट डैम के पॉजिटिव और नेगेटिव और 2 प्रोटेस्ट। तो अगली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू।